लेक्चर में साक्ष्य मोहर थ्योरी के बारे में बताऊंगा। साइक्लोहेक्सेन और जो हायर साइक्लोएल्केन्स है उनके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रपोज्ड की गई। और इस थ्योरी में ये एज्यूम किया जाता है कि जो साइक्लोहेक्सेन या जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं वो स्टेबल हो सकते हैं, या रिंग स्ट्रक्चर्स can be stable if it is assumed all carbon atoms not exist in same plane। रिंग संरचना स्थायी हो सकती है यदि यह माना जाए कि सभी कार्बन एटम एक ही तल में उपस्थित नहीं होते हैं, जैसा कि बेयर के सिद्धांत में मानते थे कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं। तो इससे भिन्न बात है, इसमें इस बात पर जोर दिया गया, ऐसा माना जाता है कि सभी कार्बन एटम जो एक चक्री संरचना के जो कार्बन एटम होते हैं वो एक ही प्लेन पर स्थित नहीं होते हैं। और इस स्थिति में जो नॉर्मल स्ट्रेन है उससे रिंग फ्री रहती है। जो एंगल स्ट्रेन है या जो डिविएशन एंगल जिसको बोलते थे उससे रिंग फ्री रहती है, और जो 109.5 डिग्री का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो एंगल है वो एंगल रिटेन्ड रहता है। तो तनाव रहित व्यवस्था को बताने के लिए साक्से और मोहर ने इंडिपेंडेंटली इस पर काम किया, और उनके अनुसार ये माना गया कि जो रिंग के कार्बन एटम्स होते हैं या 3 से अधिक जब कार्बन परमाणुओं वाली जो एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है, क्लोज स्ट्रक्चर बनती है, जिसको साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं, उसमें सभी कार्बन एटम्स एक ही प्लेन पर नहीं होते हैं। तो साक्से ने 1890 में बेसिकली साइक्लोहेक्सेन के, मुख्य रूप से साइक्लोहेक्सेन के दो रूपों के बारे में बात की, और उन्होंने बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो दो रूपों में पाया जाता है, या दो स्ट्रक्चर्स हैं उसके, एक बोट स्ट्रक्चर कहा और एक चेयर स्ट्रक्चर कहा। उन्होंने कहा कि जो साइक्लोहेक्सेन है वह दो रूपों में स्थित रहता है, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म जो है नॉर्मल कंडीशंस में जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में ही पाया जाता है। तो मैं दोनों रूपों को अगर यहाँ पर दिखाऊं कि किस तरीके से चेयर है, तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से दो प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन लाइंस खींचेंगे, और फिर ये चेयर फॉर्म, और इस तरीके से 4 कार्बन एटम्स हैं। ये चेयर फॉर्म है और ये है बोट फॉर्म। तो साक्से ने कहा कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो दो रूपों में पाया जाता है, चेयर और बोट फॉर्म में पाया जाता है। 1890 की ये थ्योरी है। अब इस थ्योरी में जो मैंने शुरू में कहा कि सभी कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में नहीं होते, तो ये चेयर फॉर्म में कैसे स्पष्ट हो रहा है। बेसिकली जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में ही या सामान्य परिस्थितियों में चेयर फॉर्म में ही पाया जाता है। तो चूंकि इस सिद्धांत में चेयर और बोट के दो रूपों की परिकल्पना साक्से के द्वारा की गई थी, और साइक्लोहेक्सेन के इन रूपों को पृथक नहीं किया जा सका, इसलिए इसको शुरुआत में मान्यता नहीं मिली। 1919 में, जैसे मैंने शुरू में ही लिखा है, 1999 में मोहर ने यह सुझाव दिया कि जो चेयर एंड बोट फॉर्म है वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, वो लगातार एक दूसरे में परिवर्तित हो रहते हैं, इसलिए बोट रूप को अलग किया जाना संभव नहीं है। 1925 में 1925 में हुकेल ने डेकालीन, जिसमें दो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े रहते हैं, जिसको डेकालीन
डेकालीन को पृथक किया, जिसमें सिस और ट्रांस के रूप में सिस डेकेलिन एंड ट्रांस डेकेलिन के रूप में ये पाया जाता है, जहाँ पर ये चेयर एंड बोट फॉर्म मिलते हैं। बाद में हायर एल्काइंस को भी, मस्कोन और सिप्टोन को भी पृथक किया गया। तो वर्तमान में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन तकनीक के द्वारा चेयर और बोट रूपों की जो संरचना है उसका प्रमाण मिलता है। तो वर्तमान में साक्से मोहर थ्योरी जो है एक तनाव रहित सिद्धांत के रूप में प्रचलन है, पर वास्तव में 1890 से लेकर के 1925 तक कह लीजिए इस सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इनको सेपरेट किया जाना संभव नहीं था या उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे पता लगाया जा सके कि ऐसे रूप स्थित है। अब चूंकि वर्तमान में एनएमआर और जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडीज हैं उससे इन चेयर और बोट रूपों की जो पुष्टि होती है, तो जिसको हम लोग विकृति रिस्ट्रेनलेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो साक्से और मोहर ने कहा कि जो कार्बन एटम्स हैं वो एक ही प्लेन पे नहीं होते हैं। तो दो रूपों की बात उन्होंने की कि साइक्लोहेक्सेन का ही उन्होंने सुझाव दिया या स्ट्रक्चर्स को बताया कि साइक्लोहेक्सेन्स में जो कार्बन एटम्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, निर्माण होंगे कि 4 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन पे रहेंगे और 2 कार्बन एटम्स जो होंगे वो प्लेन के एबव या बिलो होंगे। 4 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन पर हैं, तो इसलिए मैं 1 2 3 4 इस तरीके से ये 4 कार्बन एटम्स को एक साथ बना दिया। बनाने को सीख सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस पहले खींचना है जो 4 कार्बन एटम्स को बता रहे हैं। अब एक कार्बन एटम प्लेन के एबव है तो इसके लिए ऐसा कर दिया, दूसरा कार्बन एटम प्लेन के बिलो है तो उसके लिए ऐसा खींच दिया। अब इस तरीके से आप पैरेलल लाइंस या कनेक्टिंग लाइंस बनाएंगे जिससे कि इनको आपस में जोड़ा जा सके। तो ये इस तरीके से चेयर फॉर्म हो गया। चेयर फॉर्म 4 कार्बन एटम्स एक प्लेन पर हैं और 2 कार्बन एटम जो होते हैं प्लेन के एबव, तो एक एबव हो गया और ये बिलो हो गया। अब ये 6 कार्बन एटम्स हो गए और इस संरचना में जो है जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है या सामान्य चतुष्फलकी जो स्ट्रक्चर होती है वैसी बनी रहती है। अब हाइड्रोजन्स की अगर हम लोग बात करें, आपको ये पता है कि साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है C6H12 होता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो कैसे होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स 2 प्रकार के हैं। 6 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो इक्वाटोरियल होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं एक्सियल होते हैं। तो एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स कैसे होंगे, एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, जो कार्बन एटम्स हैं उनके परपेंडिकुलर होते हैं और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो प्लेन के से स्लाइटली एबव होते हैं। जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो प्लेन के स्लाइटली एबव या बिलो होते हैं, तल के सामान्यतः अप होते हैं, थोड़ा सा ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। लेकिन जो एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसको कि ए से दर्शाते हैं वो प्लेन के एबव या बिलो जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं प्लेन के एबव या बिलो। अल्टरनेट कंडीशन में मैंने उसको बताया, ये ऐसे। ये क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स HA से। और जो इक्वाटोरियल हाइड्रोजन एटम्स हैं वो स्लाइटली प्लेन के एबव या बिलो होते हैं, तो HE इक्वाटोरियल।
एक्सियल हाइड्रोजन और He इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन में जो चतुष्फल की ज्यामिति होती है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। 4 जो प्लेन के एबव हैं, ये 1 2 3 4 जस्ट परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पर आमने सामने वाले को एक को प्लेन के ऊपर बनाया, एक को प्लेन के नीचे। तो 6 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पर 1 2 3 4 ये प्लेन के एबव या बिलो है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो ये 4 हो गए, और ये एक जो है आमने सामने देख रहे हैं, तो एक को ऊपर बना दिखा रहे हैं, दूसरे को प्लेन के नीचे दिखा रहे हैं। और ये जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिसको He से दिखा रहे हैं, ये प्लेन के स्लाइटली एबव होते हैं या बिलो होते हैं। तो जो 6 एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं, और 6 कैसे हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। एक्सियल हाइड्रोजन या अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं इसको, और इक्वाटोरियल को निरक्षीय हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें जो चेयर रूप है वो ज़्यादा स्थायी है, और उसी रूप में उसको पृथक किया जाता है। हालांकि जो वर्तमान में प्रचलित अवधारणाएं हैं, जो तकनीकी है, उसके आधार पर चेयर और बोट रूपों का स्पष्टीकरण मिलता है। तो यह एक तनाव रहित सिद्धांत है, जिसके आधार पर जो हायर साइक्लोएल्केन्स है उनकी स्थायित्व को भी बताया जा सकता है। एटम्स है तो जो सासे और मोहर के द्वारा जो चेयर फॉर्म जो है सबसे स्थायी रूप है, और उसमें जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से ये एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की पोजीशंस हैं। ये दोनों रूप जो होते हैं चेयर और बोट जो है वो लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन चेयर रूप जो है वो ज़्यादा स्थायी रूप होता है। तो साक्से मोहर थ्योरी जो कि एक तनाव रहित स्ट्रक्चर की बात करती है, साइक्लो जो एल्केन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को भी, उनके जो हायर साइक्लो एल्केन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को भी इस तरीके की व्यवस्था के द्वारा, जब ये माना जाए कि जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर जो होती है वो उसमें सभी कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एक तल में नहीं होते हैं, और इस तरीके की व्यवस्था संरचना बनती है जिसको हम लोग पकड़ या फोल्डेड संरचना बोलते हैं, प्रवर्तित या पुटित या उसको फोल्डेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस ये आधार मान करके जो हायर साइक्लो एल्केन्स है उनके स्थायित्व को भी बताया जा सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे कुछ और हम लोग साइक्लो एल्केन्स पे बात करेंगे।